वहाँ पे अगर कोई चार्ज, सिंगल चार्ज भी अगर कहीं से मूव करता हुआ जाए ना, तो वो भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। बात सिंपल है, कैसे बनाएगा अब दिखाता हूँ। FBI आपका बोर्ड है, FBI SC, तो FBI SC आपका बोर्ड है, तो FBI करके रखेंगे। F नज़र आ रहा है, B। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार थी, हम तो आगे गए थे आखिरी चैप्टर पढ़ाने, लेकिन आप लोगों ने कहा पीछे आना है सर, पीछे वाले कवर करवा दें, आखिर वाले हम चॉइस पे छोड़ रहे हैं। ये क्या बात हुई यार, इतना आप हौसला पस्त कर गए, क्योंकि टाइम कम है इसलिए। खैर, अब ये वाले चैप्टर्स हम पिछले कवर अपने करेंगे, जल्दी करेंगे, लेक्चर्स भी थोड़े जल्दी आएंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, सर के ऊपर हैं आपके ऊपर, तो मतलब आपके ऊपर तो नहीं, सर के ऊपर। ये क्या बात हुई। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज मूव करे तो कैसे मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगी, ये चीज़ हम समझने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। लेकिन बुक सामने होनी चाहिए आपके पास, और लेक्चर के नोट्स में अपलोड कर चुका हूँ, जल्दी जाएं, ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। व्हाट्सएप चैनल में जाएं, उधर आपको मिलेंगे लेक्चर के नोट। लेकिन अपलोड होने के बाद मैं जो लेक्चर्स के नोट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, लेकिन आपको फ़ौरन अपलोड के बाद चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो बात करते हैं जी, बुक सामने होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि मैं बुक के मुताबिक पढ़ा रहा हूँ, और काफ़ी चीज़ें बुक से सिमिलर, और बुक इजी लगने वाली है आपको, और बुक के क्वेश्चन करेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने का इतना टाइम नहीं है, तो इसलिए बुक वाली चीज़ें आपको आ जानी चाहिए इस लेक्चर के बाद, तो वो चीज़ें आसान रहेंगी, ये मेरी गारंटी है आपके लिए। तो बात करते हैं जनाब, सबसे पहले इसके अंदर बुक वाली बात करते हैं कि क्या है कि जो मूविंग चार्ज है वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज हमेशा क्या करता है? मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। यस, देखेंगे आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ के आ चुके हो, नहीं पिछले लेक्चर में पढ़ा था। जैसे हमके पास कोई करंट कैरिंग वायर हो, उसके अंदर चार्ज मूव करते हैं, तो चार्ज के मूव करने से उसके सराउंडिंग में क्या बनती थी? मैग्नेटिक फील्ड बनती थी। पिछले वाले लेक्चर में पढ़े हैं यही कुछ हमने। तो इस तरह यहाँ पे अगर कोई चार्ज, सिंगल चार्ज भी अगर कहीं से मूव करता हुआ जाए ना, तो वो भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। बात सिंपल है, कैसे बनाएगा अब दिखाता हूँ मैं आपको। तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जी? सर्कुलर, प्रोड्यूस कैसे फील्ड करेगा? सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसके ऊपर बात करेंगे, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बी प्रोड्यूस करेगा। अब देख लो कैसे करता है। मान ली कोई चार्ज है, अब निकालने का एक तरीका है, क्या है कि अगर मैं कोई चार्ज, प्लस चार्ज है, लेकिन ये कहाँ की तरफ जा रहा है? प्लस चार्ज है, इनवर्ड जा रहा है। ये क्रॉस का मतलब इनवर्ड होता है ना, ये पीछे मैंने बताया था। अब ये इसके गिर्द जो सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है बता सकते हो? यस, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये निकालने के लिए आप क्या करोगे? राइट हैंड रूल जो आपने वायर के गिर्द लगाते थे, अगर ये वायर है, इसमें करंट ऊपर जाता है, तो क्या करते थे? करंट की डायरेक्शन में थंब को रखते थे और फिंगर्स को कर्ल करते थे। तो आप बताते थे कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये आपके पास वायर है और इधर सिर्फ अंगूठा रख के कर्ल करोगे तो क्या बनेगी? फील्ड, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जो कि मैंने बना दिया। ऐसा होता था। अब यहाँ पे चार्ज अगर इनवर्ड जा रहा है तो आपने इनवर्ड थंब रखना है, इनवर्ड थंब रखना है, अंदर की तरफ थंब रखना है। अंदर थंब रखा और फिंगर्स को यूं कर्ल करो। देखो ये मार्कर अंदर है, मार्कर अंदर है, तो आप अंदर मार्कर की तरफ, मार्कर की डायरेक्शन में क्या रखोगे? अंदर चार्ज जा रहा है ना, चार्ज का मोशन अंदर है, चार्ज अंदर की तरफ जा रहा है, तो अंदर की तरफ आप अंगूठे को रखोगे, फिंगर्स को कर्ल करोगे। क्या करोगे? कर्ल करोगे। तो फील्ड कैसी जा रही है? ऐसे, एंटी क्लॉक है, क्लॉकवाइज जा रही है। फील्ड कैसे मूव कर रही है? क्लॉकवाइज मूव कर रही है। ऐसे जाएंगी ना फील्ड्स। समझ चुके हैं आप तक? समझ चुके हैं आप तक? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। इसी तरह ये मैंने कोई प्लस चार्ज के लिए बताया, माइनस चार्ज हो उसके लिए क्या होगी? यही बात आपके बुक वाला कर रहे हैं। बुक वाले ने तो कहा है कि अगर चार्ज मूव करे तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो कैसे बनाता है वो भी मैंने बता दिया आपको। सही है। अब बात करते, अगर ये नेगेटिव चार्ज रहता, नेगेटिव चार्ज रहता तो उल्टी हो जाती, डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। खैर मैं बनाने को बना देता हूँ, समझने को आप समझ जाएं। तो अगर इनवर्ड ही जा रहा है चार्ज, लेकिन ये कैसा चार्ज है? नेगेटिव है, तो इसके गिर्द भी कैसी फील्ड होगी? सर्कुलर होगी। मैंने 2 ही बना दिए, ठीक है, 3 भी बना सकते हो, बना दें सर। सही है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें भी वैसे डायरेक्शन अंदर जा रहे हैं तो ऐसी डायरेक्शन आएगी, फिर इसमें भी ऐसी आएगी। लेकिन हमने नेगेटिव चार्ज के लिए जो डायरेक्शन हमने पॉजिटिव वाले के लिए रखी वही नहीं रखनी है,
क्योंकि ये जो है ना प्लस के लिए, ये रूल प्लस चार्ज के लिए, माइनस के लिए जस्ट रिवर्स कर देते हैं, जस्ट फाइंड ऐसे ही करेंगे, माइनस चार्ज जिधर जा रहा है उसके लिए ऐसे ही फाइंड करेंगे, करने के बाद आपके मुताबिक डायरेक्शन वही आती है जिस तरह इसकी आई है, लेकिन रिवर्स कर देना है, जस्ट रिवर्स कर देना है। सर क्यों करना है, समझ कुछ भी नहीं आ रही, कख भी नहीं आ रही, इसलिए कर देना होता है। देखो बच्चों, अगर कोई वायर हो, यस सर वायर हो, तो वायर का ये जो करंट मैंने बताया है, ये करंट कौन सा है बताओ ज़रा, कन्वेंशनल करंट है, जो पिछले इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर जिसने पढ़ा तो समझ आई होगी। ये जो करंट हम शो करते हैं किसी भी वायर के अंदर, फिजिक्स की बुक के अंदर, वो कन्वेंशनल करंट होता है। कन्वेंशनल करंट मतलब पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो शो करता है, तो मतलब इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ प्लस चार्ज जा रहे होते हैं। तो हम जब ये बताते हैं तो उस वक्त प्लस चार्ज की डायरेक्शन में ये रूल अप्लाई करके बताते हैं कि यहाँ पे जो फील्ड है वो इस तरह सर्कुलर है। लेकिन अगर माइनस वाले चार्ज तो उस वक्त ऊपर नहीं जा रहे होते हैं, कहाँ जा रहे होते हैं, नीचे आ रहे होते हैं। इसकी वजह से जो फील्ड अगर सोचो तो वो ऐसी नहीं बनेगी, बल्कि कैसे बनेगी, उधर से आ रही होगी, इस तरफ से आ रही होगी, अपोजिट कर देना होगा। अगर आपसे पूछे इस नेगेटिव वाले चार्जेस की वजह से फील्ड तो ऐसे होगी, तो हम एक ही को कंसीडर करते हैं। समझ गए हो, इधर आ जाओ। अब यहाँ पे भी फील्ड तो आ रही है, इस रूल के मुताबिक ऐसी ही आ रही है, इस तरह ही आ रही है जिस तरह इसकी है, लेकिन अपोजिट तो करना है। अपोजिट करने के लिए क्या करोगे, ये, यस सर, समझ गए हो। तो ये चार्ज की फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो मैंने नोट्स में ये बात लिखी है, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, क्या हो जी, अगर डायरेक्शन ऑफ चार्ज इनवर्ड है, जिस तरफ है, तो हमने कर्ल कर देनी अपनी फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज की डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज। थंब को पॉइंट करना है, सॉरी, थंब को पॉइंट करना है चार्ज की डायरेक्शन में, और कर्ल योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, इसी को तो राइट हैंड रूल कहते हैं, पहले भी पढ़े होंगे। तो समझ गए सर, समझ गए। तो मैं मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा, सर करें बात करें। तो यहाँ पे हमने देखा जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमेशा मूविंग चार्ज बनाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड और कौन बनाता है, ये बात करते हैं। बुक में नहीं है लेकिन कर लेनी चाहिए मैग्नेटिक, क्योंकि आगे याद आएगी, आगे चीज़ें काम आएंगी। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी एस्टेब्लिश, ये बातें तो समझ आई होंगी, ठीक है सर। कैन बी एस्टेब्लिश मैंने लिखा हुआ अच्छे से नोट्स में, कैन बी एस्टेब्लिश, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी एस्टेब्लिश बाई, किस वजह से, किस वजह से मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश हो सकती है, बाय परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट समझते हो, ये पैदाइशी मैग्नेट होता है शुरू से ही, सही है। परमानेंट मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी एस्टेब्लिश बाय परमानेंट मैग्नेट। मूविंग चार्जेस, या मूविंग चार्ज लिख दो, चार्जेस ना लिखो, मूविंग चार्जेस या मूविंग चार्ज एंड करंट कैरिंग वायर, यस 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 यस, यही सब कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक फील्ड बनाती होती है, मूविंग चार्जेस भी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, या मूविंग चार्ज भी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, और परमानेंट, ये तीन चीजें मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। खैर यहाँ पे मूविंग चार्ज था, अंदर जा रहा तो फील्ड बना दिया और बता दिया आपको। अब ये कहाँ काम आएगा, आगे आएगा। बुक वाला कह रहा है कि हम भेजेंगे किसी चार्ज को, कहाँ पे भेजेंगे, बुक वाला कह रहा है कि किसी चार्ज को अगर भेज दें दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में भेज दे, तो उस चार्ज के साथ क्या होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो कैसे करेगा आप समझते हैं, समझ तो बने रहो बने रहो बने रहो बने रहो बने रहो बने रहो बने रहो। क्या, तो साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है, कमेंट ज़रूर कर दो यार। सुना है यूट्यूब का एल्गोरिदम चेंज हो गया, कैसे चेंज हुआ है, कहते हैं अभी जितना एवरेज व्यूज़ है उस पर नहीं आता, अभी किस बात के ऊपर आ गए व्यूज़, लाइक पे आ गए और कमेंट्स के ऊपर। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक क्या करो और कमेंट भी क्या करो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ कमेंट छोड़ दो, क्वेश्चन के बहाने छोड़ दो यार, क्वेश्चन के बहाने कमेंट कर दो, कि कोई चीज़ समझना आए तो फिर कमेंट कर दो, ठीक है। वैसे करते हो, प्यार जताते हो तो फिर और अच्छा है, नहीं तो क्वेश्चन पूछ के कमेंट कर दो, ठीक है। तो यही सपोर्ट चाहिए आपका, और कुछ नहीं। आओ सर, तो मैंने कहा मैग्नेटिक फोर्स, अब इंट्रैक्शन देखना है। उसके बाद बुक वाला बात कर रहा है इंट्रैक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज। अब देखो, अगर मैं पोल्स के बीच में रखूंगा तो होगा क्या, अगर चार्ज को पोल्स के बीच में रखेंगे तो होगा क्या, नहीं समझ आई सर, कख नहीं आ रही है, कख नहीं आ रही है। ठहरो ज़रा, रुको ज़रा, ये कोई पोल है, ये कोई पोल है, मैग्नेटिक पोल्स है, इस तरह एक साइड पे पोल बनाया मैंने। खैर समझ तो आने वाली है, टेंशन मत लो। ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है।
नॉर्थ से साउथ क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी। यस एग्जैक्टली, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो इसको एच से लिखते हैं, लिख सकते हैं, मसला नहीं, बी से भी लिखो। अब यहाँ पे उसमें न चलो एच लिखें बी लिखें, इसमें कंफ्यूज मत हो। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब क्या होगा, नॉर्थ से साउथ जा रही है, क्या जा रही है, नॉर्थ से साउथ जा रही है। तो एक तो फील्ड है इस मैग्नेट्स की वजह से, दूसरी फील्ड चार्ज की वजह से होगी, क्योंकि इसके अंदर किसी चार्ज को हमने मोशन में रखना है। मूविंग चार्ज इस इन फील्ड्स या इन पोल्स के बीच में से हमने फेंक देना है, चार्ज को बीच में से फेंक देना है, इनकी इनवर्ड मोशन करवा देते हैं। अगर चार्ज में भेज दूं, कहाँ भेज दूं सर, अगर मैं चार्ज भेज दूं इनवर्ड, इसको इनवर्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस चार्ज ही भेज रहे हैं, समझ गए, प्लस चार्ज को ही भेज रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इनवर्ड है, क्रॉस का मतलब क्या है, इनवर्ड मोशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, तो मोशन ऑफ चार्ज इनवर्ड है, बात समझ गए। तो अपने आसपास क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ओए होए मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जो को दिखाई पड़ रही है, पीछे भी बनाया था, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड बना है, इतनी बड़ी बड़ी बना दिया, आपको समझ कैसे आएगी। देखो ये जो फील्ड है, कंफ्यूज मत हो, ए फील्ड, एक तो फील्ड है किसकी, अलग लाइन से शो करते हैं यहाँ, एक ये जो फील्ड ब्लू बनाई है मैंने, ये मैग्नेटिक पोल्स की फील्ड है, समझ जाओ किसकी फील्ड है, यानी कि मैग्नेटिक परमानेंट, ये एक्सटर्नल फील्ड कह सकते हैं इसको। कौन सी फील्ड है ये वाली फील्ड, बोलो, एक्सटर्नल फील्ड है सर, यस यस सही बोल रहे हो, बताओ। और ये फील्ड कौन सी है, एक्सटर्नल फील्ड है, ब्लू वाली नजर आ रही है, एक एक चीज क्लियर हो रही है, ब्लू वाली कौन सी फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड है। और अभी मैं इसकी फील्ड कैसी होगी बताओ, बताओ ये आप बताओ, ये चार्ज की फील्ड कैसी होगी, ऐसे अंगूठा रखेंगे, ऐसे कल करेंगे, ऐसे कल करेंगे, और होगा क्या, फील्ड ऐसे बनेगी। यस 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 यस, आओ 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 बच्चों शेर कराओ तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी न खुजान की, हाय हाय हमने नहीं दिए। देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, अब देखो क्या हो रहा है, इस पोजीशन पे गौर करो, गौर करो, इस जगहों पे, इन जगहों पे, इन जगहों पे, इन जगहों पे बताओ, इस जगह पे क्या हो रहा है, इस जगह पे जो चार्ज की फील्ड है और ये मैग्नेट की फील्ड है, ये अपोजिट है, दोनों फील्ड्स अपोजिट है। ये जो मैंने बनाया डब्बा, डब्बे में डब्बा, देख लो, इस डब्बे में देख लो, और इधर इस डब्बे में आओ, यस सर आ सकते हैं, यस इस डब्बे में आओ, यहां दोनों फील्ड्स सपोर्ट कर रही है, एक ही तरफ हो रही है, तो मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो लिख सकते हैं यहां पे हो क्या रहा है, टू फील्ड्स बोलो, टू फील्ड्स सपोर्ट ईच अदर, यस दोनों फील्ड्स क्या कर रही है, सपोर्ट ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। क्या आप भी सपोर्ट करते हो, यस सर हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, नहीं नवाज शरीफ को करते हो, ना यहाँ पे आ जाओ, यहाँ फील्ड किसको सपोर्ट करी, एक दूसरे को सपोर्ट करी, एक ही तरफ जा रही है, सही है। तो सपोर्ट करने से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, क्या बनेगी, बोलो 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 बोलो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। नेक्स्ट आ जाओ, रुको जरा, यहाँ पे टू फील्ड्स, दोनों दो फील्ड्स है ना, इसलिए बोल टू फील्ड्स या बोथ फील्ड, टू फील्ड्स बोलो जी क्या होगी, टू फील्ड्स अपोज ईच अदर, जस्ट अपोज ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर रही है, अपोज कर रही है, तो वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्या होगी बोलो जी, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी। एक बात समझ गए, कैसी फील्ड होगी, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो हम कह सकते हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स, ये पिछले वाला चैप्टर पढ़ा है, पिछले वाले लेक्चर्स देखे हैं ना, तो वहाँ पे मैंने कहा था मैग्नेटिक फील्ड, ये बुक वाले ने भी वहाँ पे भी इस तरह की कहानी छोड़ दी थी इसने। मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ऑलवेज एक्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ एक्ट करती है। जस्ट सही सुना आपने। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स जिसको FM या FB से रिप्रेजेंट करते हैं, FM या FB से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्ट फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग B टू वीक B, टू वीक B, वीक B मतलब वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ एक्ट करेगी। बात समझ रहे हो, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी, इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हो आप। पीछे रूल्स पढ़े, लेकिन यहाँ पे बता दूं, क्या रूल्स बता दूं, कैसा रूल बता दें सर। रूल ये है कि राइट हैंड पाम रूल से भी निकाल सकते हो कि मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग से वीक लगेगी, ये तो आपको पता है, पीछे पढ़ा हुआ है,
पिछले वाले लेक्चर्स के अंदर ये बात की थी, ज़्यादा से कम की तरफ फोर्स लगेगी, होता भी यही है। अब देख लें, दो रूल्स हैं यहाँ पे, उन्हीं दो रूल्स की मदद से हम निकाल सकते हैं डायरेक्शन। ये रूल्स आगे मैं और एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ पे जो ज़रूरत पड़े वहाँ पे मैं बताऊँगा। अब बता सकते हो यहाँ पे फोर्स किस तरफ होगी। कौन सा रूल लगाएंगे बताओ? राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल पता है, अंगूठा और ये थंब, ये वाला। तो ये क्या कहता था, अब इस केस में अलग होगा, मैंने कहा था पीछे भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। थंब को चार्ज के मोशन, थंब कहाँ रखेंगे? चार्ज मोशन। इस केस में चार्ज मोशन में थंब रखो। अंगुलियां कहाँ रखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। पाम, ये पाम होता है ना बीच में, बीच में क्या होता है? पाम होता है। ये क्या देगा आपको? फोर्स की डायरेक्शन देगा, जिधर पाम जाएगा फोर्स की डायरेक्शन देगा। ऐसा था। अब आ जाओ, फील्ड उधर है, फील्ड उधर है, चार्ज अंदर है, तो मैं उंगलियों को ऐसे रखूंगा। फील्ड उधर है, चार्ज अंदर है, तो ऐसे रख सकते हैं। चार्ज अंदर है, फील्ड उधर है, चार्ज अंदर है, फील्ड उधर है, चार्ज अंदर है। फील्ड उस तरफ है, देख रहे हो? फील्ड उस तरफ है, चार्ज अंदर है। तो हथेली किधर जा रही है? नीचे है। पाम किधर जा रहा है? नीचे। तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फोर्स किधर होगी? बोलो, नीचे होगी। नीचे तो देखो, नीचे, नीचे नहीं, नीचे की तरफ होगी मैग्नेटिक फोर्स, FM। इस रूल से आपने डाउनवर्ड मैग्नेटिक फोर्स लिखा। पिस्तौल वाला रूल, पिस्तौल वाले रूल में क्या करते थे, याद है? याद है या भूल गए? अब यहाँ बताऊंगा, आगे मैं कम बताऊंगा फिर, क्योंकि वहाँ पे भी ये चीज़ें हैं। खैर यहाँ पे भी है, वहाँ पे खैर जल्दी समझ आएगी आपको, इसलिए मैं यहाँ बता के उधर नहीं बता रहा हूँ। FBI, FBI आपका बोर्ड है, FBI SC, तो FBI SC आपका बोर्ड है, तो FBI करके रखेंगे। F नज़र आ रहा है, B, यहाँ B रखना है। शहादत वाली उंगली, शहादत वाली उंगली नमाज में पढ़ते, मिडिल फिंगर, दरमियानी उंगली, इन तीनों को ऐसे रखना है, बिल्कुल सही है। इन तीनों को कैसे रखना है? बिल्कुल परपेंडिकुलर रखना है। किसी को नहीं समझ आई तो देख लो, ए अंगूठा, ए उंगली दरमियान वाली, ये F होगा, ये B होगा, ये I होगा, तो ऐसे। बाकी उंगलियां मैंने बनाई नहीं, 3 उंगलियां, सही है। अब ये ऐसे होगा, तो आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में दरमियान वाली को रखना है। चार्ज अंदर है, ओए होए उंगली, ये करंट होता है ये, लेकिन करंट इधर होता है जिधर चार्ज जाता है। चार्ज अंदर है, चार्ज अंदर है, चार्ज अंदर है, तो करंट भी अंदर ही होगा। एक ही चार्ज है यार, ज़्यादा नहीं है, तो अंदर चार्ज की डायरेक्शन। यहाँ पे ये मोशन ऑफ चार्ज बताएगा, ठीक है? दरमियान वाली उंगली करंट नहीं, बल्कि मोशन ऑफ चार्ज समझो, वरना करंट ही तो चार्ज जाता है ना, करंट ही में तो चार्ज होता है। तो यहाँ पे चार्ज की डायरेक्शन में मैंने किसको रखा? बोलो बोलो, करंट की डायरेक्शन में किसको रखा? इस मिडिल फिंगर को। या चार्ज की डायरेक्शन बोल दो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये उंगली रख दी, और फोर्स किधर जा रही है? डाउनवर्ड। तो आपने अपनी कॉपी में ऐसे रख के करना है, सही है सर? तो ये बातें तो हो गई, ये बातें तो होगी। इंटरेक्शन था किसके बीच में? ये हमने क्या पढ़ा है? ये हमने क्या पढ़ा है? लिखा ही नहीं। इंटरेक्शन बिटवीन हेडिंग दी हुई है नोट्स में, इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन था, जो हमने पढ़ लिया, जो हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं जनाब, यानी कि यहाँ पे दोनों फील्ड्स की इंटरेक्शन की बात की, दोनों फील्ड्स की इंटरेक्शन की बात की। अब बात करते हैं, नेक्स्ट जाते हैं इसके बाद, आई मिटा दिया तूने सब कुछ भुला दिया तूने, थोड़ा आगे कर दो सही। अब हमने क्या पढ़ना है? अच्छा, इस बात से हमने क्या सीखा कि मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है किसी भी चार्ज के ऊपर। मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है यानी कि स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। अब ये मैग्नेटिक फोर्स आपको पता होना चाहिए, एक इलेक्ट्रिक फोर्स है, एक मैग्नेटिक फोर्स है। इसके ऊपर बात करता हूँ, फिर आगे जाता हूँ। जो मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज पे लगती है, तो मैग्नेटिक फोर्स भी इलेक्ट्रिक चार्ज पे लग सकती है। अभी यही तो पढ़ रहे हैं हम, सही है? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट ऑन बोथ रेस्ट एंड मूविंग चार्ज, मूविंग चार्जेस, दोनों रेस्ट और मूविंग चार्जेस दोनों पे लगती है। दूसरी बात बताओ, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है किसी भी मूविंग, रेस्ट चार्ज पे नहीं लगती है। एक्ट ऑन मूविंग चार्ज
एंड करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर इस पे लगती है। अब ये बात समझ आई। अब मूविंग चार्ज की बात चलिए, तो मूविंग वाली बात को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। देख लो कैसे। मैंने कहा कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड मैंने अंदर रखी है, चार्ज को मोशन, ये मोशन है चार्ज की, मतलब चार्ज की वेलोसिटी है, जो क्यू चार्ज है उसकी वेलोसिटी है, वी ऊपर की तरफ है, उसकी वी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अब इसके ऊपर फोर्स लगेगी, क्योंकि मैंने कहा ना मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज पे भी लग सकती है मैग्नेटिक फोर्स, समझ आ रही बातें? मूविंग चार्ज पे भी लग सकती है, लगी है ना, पीछे भी देख लिया आपने। तो इसी तरह किसी भी करंट कैरिंग वायर पे भी लगती है, ये बात भी आपने देखी हुई है, लगी थी पीछे पिछले वाले लेक्चर में। अब यहाँ पे क्या होगा, अब फोर्स लगेगी, जाहिर सी बात है फोर्स लगेगी। फोर्स लगेगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो अपने मोशन की डायरेक्शन में पाम उसको रखना है, बोलो, मोशन की डायरेक्शन में थंब को रखना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उंगलियों को रखना है, राइट हैंड पाम रूल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सही है। ये मोशन है, ये वैसे ये करंट की डायरेक्शन में होता है और ये बी होता है। तो करंट यहाँ पे जिधर चार्ज मूव करेगा उधर ही करंट बनेगा, तो ऊपर रख दिया करंट उसको अंगूठे के ऊपर, तो मतलब ऊपर मोशन इस तरह हो रहा है ना, तो इसलिए फील्ड किधर है, इनवर्ट। क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनवर्ट। क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनवर्ट। तो हथेली इधर आ रही, तो मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लगेगी। तो अगर यहाँ पे रेस्ट पे होता है चार्ज तो उस पर न लगती, जस मैग्नेटिक फोर्स उस पर न लगती, इस पे आ रही, सही। तो यहाँ पे v भी है, चार्ज के अंदर वेलोसिटी भी है। तो मैग्नेटिक फोर्स तीन चीज़ों पे बहुत गहरा ताल्लुक है। मैंने कहा अगर चार्ज मूविंग है, q जो है वो मूव करे, तो तब क्या होगी, मूविंग है, तो तब मैग्नेटिक फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो नहीं होगी, लगेगी। अगर चार्ज रेस्ट पे है तब मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगी, मतलब लगेगी नहीं। अब यहाँ पे फार्मूला बनाएंगे हम इससे। देखो मैग्नेटिक फोर्स लगने के लिए तीन चीज़ों का मौजूद होना ज़रूरी है, वो जो कि क्या है, एक वेलोसिटी चार्ज की, एक मैग्नेटिक फील्ड, एक चार्ज खुद। अब सोचो अगर ये तीनों हो तो तभी मैग्नेटिक फोर्स बनेगी, लगेगी। तीनों हो तो तब लगेगी फोर्स, V हो, B हो और Q हो। तो मैंने कहा ना अगर रेस्ट में रहे तो नहीं लगेगी फोर्स। यहाँ पे भी यही बात की थी, इलेक्ट्रिक फोर्स रेस्ट वाले पे भी लगती है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि भाई चार्ज का मोशन, यानी कि चार्ज के अंदर वेलोसिटी आनी जरूरी है, मैग्नेटिक फील्ड का होना भी जरूरी है, चार्ज का खुद का भी होना जरूरी है। होय होय, सही है सर। तो अगर यहाँ पे देख लें तो इन तीनों को जस्ट किन किन को, मैग्नेटिक वेलोसिटी को, मैग्नेटिक फील्ड को और चार्ज का गहरा ताल्लुक है। इन तीनों पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फोर्स, या करती है मैग्नेटिक फोर्स। अब अगर इन तीनों पे करती है तो इन तीनों को मल्टीप्लाई चाहिए होगा, इन तीनों का जो मल्टीप्लाई का आंसर है वही मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल आना चाहिए। यस, जैसे आप न्यूटन की लॉ में कहते हो फिजिक्स टू एम है, तो फोर्स कितनी लगेगी ये एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, साथ में मास पे। एक्सेलरेशन कितना होगा जो डिपेंड करता है फोर्स पे और मास पे, ऐसा कहते हो ना, तो F/m, तो इन दोनों पे डिपेंड करता है। तो अब तभी यही फार्मूला बना था, यहाँ पे इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई होना चाहिए। जस्ट अब देखो मल्टीप्लाई होना चाहिए तभी मैग्नेटिक फोर्स आएगी, क्या क्या, Q और V और B को। लेकिन यहां पे इस केस में एक फोर्स है, एक मास है, तो फोर्स वेक्टर है, मास स्केलर है, तो हमें कोई वेक्टर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वेक्टर और स्केलर मल्टीप्लाई होकर स्केलर ही आता है। समझ गए कि नहीं है? तो ये आपके पास एक वेक्टर और स्केलर मल्टीप्लाई होकर वेक्टर ही आता है, समझ गए? वेक्टर और स्केलर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, समझ गए? तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे इतना झंझट नहीं है, सिंपल है। तो यहाँ पे थोड़ी झंझट बन सकती है, यहाँ पे इसका मसला नहीं है, इसका मसला नहीं है। देखो एक्सेलरेशन वेक्टर है और मास क्या है, स्केलर है, मल्टीप्लाई होकर वेक्टर आ रहा है, एक ही है, इस साइड पे एक ही वेक्टर है। अब यहाँ पे दो वेक्टर आ गए, समझाने वाली बात समझ जाओ। तो क्या होता है वेक्टर, ये एक्सेलरेशन वेक्टर है ना, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ये मास के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आ रहा है, फोर्स आ रहा है, फोर्स भी वेक्टर ही आ रहा है। लेकिन जब दो वेक्टर एट ए टाइम मल्टीप्लाई हो एक तरफ,
तो तब तो वेक्टर प्रोडक्ट बनेगा, तब तो इनका वेक्टर प्रोडक्ट लेना होगा, तब तो इनका क्या लेना होगा, वेक्टर प्रोडक्ट बना के लेना होगा। तो वेक्टर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होंगे तो एक और वेक्टर आएगा जो कि फोर्स आया है। सही है सर, वेक्टर मल्टीप्लाई होके वेक्टर आया जो कि फोर्स आया। समझ आई कि नहीं? तो दो वेक्टर एक साइड पे, अब कंफ्यूज ये हो सकते हैं यहां पे भी वेक्टर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होके एक और वेक्टर आया, हुआ है तो है ना। लेकिन यहां पे सोचने वाली बात ये है आपके लिए कि यहां दो वेक्टर साथ में है, तो जब दो वेक्टर साथ में मल्टीप्लाई, यहां वेक्टर नहीं स्केलर है, तो आएगा नया वेक्टर आएगा, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन दो वेक्टर एक ही वक्त में एक ही साइड पे मल्टीप्लाई हो रहे हो, उस वक्त हमें वेक्टर प्रोडक्ट बनाना होता है, उनका वेक्टर प्रोडक्ट बनाना होता है। दो वेक्टर है, एक ही साइड पे है, एक ही तरफ है, तो इनका वेक्टर प्रोडक्ट बनाना जरूरी है। तो देयर मस्ट बी ए वेक्टर प्रोडक्ट, यहां पे वेक्टर प्रोडक्ट होना चाहिए। बात समझ आई है? यहां पे वेक्टर प्रोडक्ट होना चाहिए। सही है, दो वेक्टर एट ए टाइम हो रहे हैं एक जगह पे, तो वेलोसिटी और v का, वेलोसिटी भी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है, डायरेक्शन होती है। तो यहां पे क्या करना होगा बोलो, वेक्टर प्रोडक्ट लेना होगा। तो वो वेक्टर प्रोडक्ट, जब दो वेक्टर प्रोडक्ट हो रहे हो तो इसका मतलब ये है कि v क्रॉस b हम कर सकते हैं, q इंटू वी क्रॉस b कर सकते हैं, फोर्स का फॉर्मूला ये बन जाएगा। लेकिन इनके क्रॉस प्रोडक्ट से तीसरा जो वेक्टर आता है, जो इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, जो कि फोर्स इन दोनों वेक्टर के वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। ये अभी पता चल जाएगा थोड़ा, क्यों कैसे होगी मैं आगे बताऊंगा, अभी कंफ्यूज मत हो, ये अभी बताऊंगा, अभी चंद सेकंड की देर है। अब ये आ गया, तो दिस मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर विद वी एंड बी। होगी कि नहीं होगी? होगी सर, होगी सर। समझ गए? दो वेक्टर स्पेशली अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनके बीच में वेक्टर प्रोडक्ट लाना होता है। दो वेक्टर स्पेशली मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनके बीच में वेक्टर प्रोडक्ट लाना होता है। दो वेक्टर अगर एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनके बीच में वेक्टर प्रोडक्ट लाना होता है। आगे समझ आएगी। और अब देख लें, मैंने कहा मान के चलो v है वेक्टर और है v वेक्टर है, ये v वेलोसिटी है, मतलब v, ये वेलोसिटी मैंने ली है पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो और ये b है और इनके बीच में एंगल है, एंगल थीटा है। v मैं इधर लिख रहा हूं, इसका मतलब है चार्ज भी उधर ही तो जा रहा होगा, जिधर v लिख रहा हूं उधर चार्ज भी होता है, उस तरफ चार्ज भी जाता है, तो चार्ज स्केलर, उसके लेना देना नहीं, इन दोनों का मसला है। तो हमें क्या करना होगा, राइट हैंड रूल, वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड रूल लगाते हैं। चैप्टर 2 पढ़ा है आपने अच्छे से, राइट हैंड रूल लगाते हैं। तो राइट हैंड रूल ये कहता है, इफ टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस प्रोडक्ट देन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड वेक्टर, अगर दो वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो उसमें जो थर्ड वेक्टर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से तीसरा वेक्टर आता है, जो तीसरा वेक्टर होगा वो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा, उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। अगर v ये है b ये है तो तीसरा वेक्टर कहां होना चाहिए, या तो अंदर होगा या तो बाहर की तरफ होगा। अंदर होने से परपेंडिकुलर बनता है, या तो बाहर आने की तरफ, बाहर आने से भी परपेंडिकुलर हो सकता है। मतलब दो ही पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती है जनाब, या तो इनवर्ड रहे या तो आउटवर्ड रहेगा फोर्स की डायरेक्शन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से तो फोर्स तो ही आता है, तो फोर्स की डायरेक्शन इन दो पे डिपेंड करती है, चार्ज पे नहीं करती है। चार्ज अपना खुश है, मसला इनके, थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूं इसलिए ताकि समझ आए ये बात। तो मैं क्या करूंगा, तो राइट हैंड रूल लगाना है। इसके लिए क्या लगाना है बोलो, राइट हैंड रूल। क्या लगाएंगे, राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है, कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम V टू B। ये मैं पॉजिटिव चार्ज के लिए बता रहा हूं, लेकिन नेगेटिव हो तो उसका अपोजिट होगा, फिर बता रहा हूं, ये पॉजिटिव के लिए मसला यहां पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से भी होता है, नहीं इतना मसला नहीं। तो ये क्या कहता है, कर्ल योर फिंगर फ्रॉम V टू B। अगर V को B के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, V क्रॉस B कर रहे हो, तो क्या होगा, हमें V का B के साथ कंपोनेंट लेना होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। V के दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं ना, एक होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट जिसे हम V साइन कहते हैं, V साइन थीटा। ये आगे थोड़ा और समझ आएगा, आगे जाके दो कंपोनेंट दोनों के बारे में बात करेंगे हम। तो V साइन थीटा,
ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम यहाँ इस्तेमाल, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो साइन थीटा ही लगाते हैं ना, तो हमें सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना होता है और इसी को v उल्टा t भी लिखते हैं। उल्टा t का मतलब मैथ में क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो कर्ल योर फिंगर फ्रॉम v टू b, v क्रॉस b है तो v टू b करना है, v क्रॉस b है तो v टू b कर्ल करनी है, v क्रॉस b है तो v से b को कर्ल करना है, ऐसे v से b कर्ल करना है। v से b कर्ल ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन कैसे करना है वो देख लो। अगर यहाँ मैं पूरी बात लिखाऊंगा, कर्ल योर फिंगर फ्रॉम v टू b, v से b को कर्ल करो, v से b की तरफ फिंगर को कर्ल करो, राइट हैंड को करना है, लेफ्ट हैंड को नहीं। बोले लेफ्ट को करेंगे बाहर आ जाओगे। कर्ल योर फिंगर फ्रॉम v टू b टू a नहीं करना, b टू b नहीं करना, v टू b इन स्मॉलर एंगल, इन द स्मॉलर एंगल, स्मॉल एंगल में कर्ल करना है। देखो v से b ये एंगल भी तो बनता है, स्मॉल एंगल क्या होगा? ये लार्ज एंगल है और ये स्मॉल एंगल होगा, तो मतलब ये v से b, ये ऊपर से नीचे एंगल लूंगा मैं, तो मतलब मैं ऐसे कर्ल करूंगा, ऐसे। तो अंगूठा किधर जा रहा है? अंदर, तो ये फोर्स बताएगा। अंगूठा अंदर जा रहा है तो ये फोर्स बताएगा, ये राइट हैंड रूल है यार। ये अंगूठा अंदर जाएगा तो फोर्स बताएगा। तो यहाँ से आप बता सकते हो फोर्स किधर है, बताओ जी। यहाँ से आप बता सकते हो फोर्स किधर है, बताओ जी। इनवर्ड है। मैग्नेटिक फोर्स किधर होगी? इनवर्ड। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स इज इनवर्ड। मैग्नेटिक फोर्स कहाँ है? मैग्नेटिक फोर्स इज इनवर्ड। यहाँ आगे बात लिखनी है रहती है, ठीक है। कर्ल योर फिंगर फ्रॉम v टू b इन द स्मॉलर एंगल, द पॉइंटेड थंब विल इंडिकेट, द पॉइंट थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ, बोलो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स Fm फॉर नेगेटिव चार्ज। इफ Q इज नेगेटिव देन डायरेक्शन विल रिवर्स। रूल यही लगेगा लेकिन डायरेक्शन रिवर्स होगी। मैं शुरू से बता रहा हूँ कैसे रिवर्स होती है, जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड के केस में बताया था, यहाँ पे भी क्या होगी? रिवर्स होगी, फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स होगी। मान लीजिए कोई यहाँ पे ये प्लस चार्ज मूव कर रहा था इधर, अगर माइनस उधर मूव कर रहा है तो आपके इस रूल से डायरेक्शन किधर आती है? अंदर। इस रूल से डायरेक्शन किधर आती है? अंदर। लेकिन माइनस के लिए बाहर ले लोगे, उसके अपोजिट ले लोगे, इसके अपोजिट ले लोगे, उसके अपोजिट ले लोगे। समझ गए? बहुत इजी है। पढ़ाई को बोझ मत समझना बच्चों, पढ़ाई इजी है, पढ़ाई के अंदर मेहनत करो। वैसे आपको स्कूल वगैरह में, कॉलेज क्यों भेजा जाता है? बड़ा ऑफिसर या बड़ी पोस्ट पे जाना, ऐसा मतलब नहीं है। मतलब ये समझो अपने लिए कि जो स्कूल कॉलेज जाते हो, जहाँ पढ़ाई करते हुए जो मेहनत लगती है आपकी, वही मेहनत ज़िंदगी में कामयाब बना देगी। देखो 2-4 लफ्ज़ पढ़ लेते हो ना, तो आपको बात करने का ढंग आता है, आपको महफिल में बैठने का ढंग आता है। अपने आसपास फैमिली में देखो, बहुत सारे अनपढ़ होंगे, लेकिन वो एक बात भी करे ना, अगर अगले को पता चल जाता है ये अनपढ़ है, इसने नहीं पढ़ा हुआ है। तो पढ़ाई में बंदे को एक क्लियर कट, एक माशरे में एक अच्छा इंसान बनाती है। बेशक आपको फिजिक्स ना आए, मैथ के फार्मूले याद ना होते हों, लेकिन पढ़ाई वाली चीज़ें करने के बाद आप एक अच्छे शहरी, जिम्मेदार शहरी बन जाते हो। ठीक है, तो इसलिए ठीक से पढ़ाई करना, मेहनत करो इसके लिए ज़रूर। ठीक है, तो ये कामयाबी, जो आदत जो आपके अंदर आएगी, वही आदत आपको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कामयाबी दिलाएगी। इस फील्ड में नहीं तो किसी और फील्ड में तो ज़रूर करना। तो आए, तो इजी है आपके लिए, ये चीज़ें बहुत इजी है, समझ रहे होंगे, तो आपके लिए इजी बना दिए जी। तो चलें। अब क्या है सर, ये जो हमने बात की है इसको कहते हैं यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट है इसका। ठीक है जी, वेक्टर फॉर्म है फोर्स है। वेक्टर यानी फोर्स इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करती है, ये बात पता चली आपको? यस सर, फोर्स इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करती है, ये बात पता चली आपको? हाय। वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स क्या है जी, बोलो। वेक्टर फॉर्म क्या है? तो अभी बनाई, ये वेक्टर फॉर्म है इसको। अब वेक्टर फॉर्म प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के लिए अलग भी है। इफ Q इज पॉजिटिव देन वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स बनती है Q इंटू V क्रॉस B। सही है। इफ Q इज नेगेटिव तो देन मैग्नेटिक फोर्स के लिए बनेगा माइनस Q और V क्रॉस B। बुक वाला इधर कहता है, इधर आके कह रहा होता है कि जो नेगेटिव चार्ज है उसके लिए डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे। हमने पहले ही बता दिया।
समझ गए हो ना, पहले ही बता दिया। कैसे रिवर्स करेंगे वो भी बता दिए, बुक वाला यहाँ पे आके लिखता है नीचे। तो अब जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग अबव दिस फार्मूला या अबव एक्सप्रेशन, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इससे रिलेटेड वो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे आपकी काफ़ी कहानी बनेगी। नंबर 1 पॉइंट है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, क्या पहले क्या बताएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। इस बात का मतलब क्या है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये वेक्टर फॉर्म है, तो मैग्नीट्यूड के लिहाज से अगर करना चाहें तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हटेगा, साइन थीटा आएगा। यस, मैग्नीट्यूड क्या बनेगा इसका, अगर मैंने कहा फोर्स ये थी Q इंटू वी क्रॉस बी थी, तो क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या आता है बोलो, क्यू वी बी साइन थीटा आता है। साइन थीटा बेसिकली क्या होगा, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो क्या है, परपेंडिकुलर है। नहीं समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही है। ये कल करते थे वी से बी कल कर रहे थे, और इस वक्त हम ये वी साइन थीटा कंपोनेंट लेना होता है, तो ये वाला कंपोनेंट हम लेते हैं। हॉरिजॉन्टल से कुछ नहीं होते वाला, हॉरिजॉन्टल तो ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वी cos थीटा। वैसे वर्टिकल इस तरह होता है, इधर से उधर लाते हैं, वर्टिकल इधर होता है, इधर से उधर लाते हैं पैरेलल शिफ्टिंग करके। मैथ पढ़े ना, वेक्टर वाला चैप्टर पढ़े हो ना, पैरेलल शिफ्टिंग करके इधर लाते हैं, लेकिन वी cos थीटा इससे कोई वो नहीं होता। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करे तो तब फोर्स नहीं लगती है, अभी पता चल जाएगा आपको इसी की बात। तो ये आपके पास थीटा क्या है बताओ, थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड बी। वी और बी के चार्ज का तो एंगल से एंगल का कोई ताल्लुक नहीं, वी और बी का मसला। आ जाओ नेक्स्ट चलो। दूसरी बात हम करेंगे, एफ एम मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। कब जीरो होगी, व्हेन, जब जे कहानियाँ होंगी। मैं नीचे लिखूंगा मैग्नेटिक फोर्स कब जीरो होगी, वो बाद में कर रहा हूँ। मैग्नेटिक फोर्स कब जीरो होगी, ये बाद में कर रहा हूँ। मैग्नेटिक फोर्स कब जीरो होगी, वो मैं बात कर रहा हूँ। मैंने कहा पहली बात, मैग्नेटिक फोर्स जीरो होने के लिए सबसे पहले अगर मैं V को जीरो कह दूं, V को जीरो कह दूं, हाँ, इफ V Q इक्वल टू जीरो, मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो व्हेन Q इक्वल टू जीरो। Q जीरो हो मतलब Q जीरो मतलब कोई चार्ज हो नहीं, या Q चार्ज किसका जीरो होता है, न्यूट्रल, दैट इज न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रल चार्ज कौन सा होता है, न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा जी। Q जीरो न्यूट्रॉन का होता है, चार्ज जीरो न्यूट्रॉन का होता है, तो इसका मतलब है न्यूट्रल चार्ज के ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती। न्यूट्रल चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दो तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। कहाँ फेंक दें, दिल तो करता है, क्या करता है दिल, Q क्या है, जीरो है, Q क्या है, जीरो है। अगर मैं कहूँ V जीरो हो जाए, V जीरो का मतलब क्या है, स्टेशनरी, दैट इज स्टेशनरी चार्ज। V जीरो का मतलब क्या है, स्टेशनरी चार्ज, मतलब रेस्ट वाला चार्ज, रेस्ट चार्ज, मतलब ये कि चार्ज रेस्ट में है, यही मतलब है। अगर V जीरो, इसका मतलब क्या है, चार्ज रेस्ट में पड़ा हुआ है, चार्ज रिमूव नहीं करना है, चार्ज मूव नहीं कर रहा है, चार्ज मूव नहीं, हरकत नहीं कर रहा, रुका हुआ चार्ज पे भी फोर्स जीरो होती है, मैग्नेटिक फोर्स FM जीरो होती है। तीसरी बात, B जीरो हो, इस फॉर्मूले में देखो ना, V Q जीरो किया, V जीरो किया, अब B जीरो कर रहे हैं। B जीरो का मतलब है दैट इज नो मैग्नेटिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट। कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वही चार्ज भी अपना खुश मूव करता जाए, चाहे रुका रहे, उसके ऊपर कुछ नहीं होना वाला, तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है वहां पे। तो तब नो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट, इफ देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड देन मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो। इफ देयर इज अ स्टेशनरी चार्ज then magnetic force will be zero. If there is a neutral charge then their magnetic force will be zero. बात समझ रहे हो। अब नेक्स्ट केस बड़ी उम्दा केस है, डी वाला केस बड़ा उम्दा है। क्या है डी केस, अगर थीटा, इफ थीटा इक्वल टू जीरो हो एंड थीटा इक्वल टू 180 हो, इन दोनों शर्तों में फोर्स जीरो होती है। अब देख लो कैसे। अगर मैंने कह दिया, सर आपने कह दिया, मैंने कहा था अगर थीटा जीरो का मतलब क्या है, ये एंगल किन के बीच में होता है, V और B के बीच में। V और B के बीच में एंगल कब जीरो हो सकता है, बताओ।
वी और बी के बीच में एंगल कब जीरो हो सकता है, बता भी दो। कब जीरो हो सकता है, जब मैग्नेटिक फील्ड भी उधर हो, चार्ज की वेलोसिटी भी उधर हो, दोनों एक ही तरफ जा रहे हो। अब क्या है बोलो, मैग्नेटिक एंगल जीरो है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी बोल सकते हो, जीरो होगी, साइन जीरो होगा, साइन जीरो होगा, यानी से बता सकते हो, ये इस तरह के एमसीक्यूज होते हैं। मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, जीरो होगी भाई, यहाँ पुट कर दो साइन जीरो, क्यू वी भी साइन जीरो, साइन जीरो क्या होता है 1 होता है। नेक्स्ट चलो, मैंने कह दिया अगर थीटा 180 हो, इसका मतलब क्या है, थीटा किन के बीच में होता है, वी और बी के बीच में होता है, तो वी और बी उल्टे हैं, उल्टे मतलब अगर बी में उधर बना दूं, वी इधर बना दे, तो अब बताओ एंगल कितना है दोनों के बीच में, 180 है, तब तो फोर्स क्या आएगी, जीरो आएगी, क्योंकि साइन 180 क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पुट कर लेते हैं, मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो, यहाँ पे पुट कर सकते हो आप अपने उसके लिए, बाकी तो इधर जीरो ही आएगा, साइन 180 जीरो आ जाएगा। किस तरह समझ तो गए हैं हम। अब देख लो नेक्स्ट एक और बात करते हैं, एंगल चैंगल हो गए। अब इसको बुक वाले ने एक बात लिखी हुई है, इसी बात को उसने एक और तरीके से बताया है कि इसको कहते हैं पैरेलल, इसको पैरेलल, इसको क्या बोलते हैं, वी पैरेलल टू बी, इसने इस तरह लिखा हुआ है, वी पैरेलल विद बी, वी पैरेलल विद बी। इसके बाद इसको कैसे लिखा हुआ है, वी एंटी पैरेलल, वी दोनों तीर एक तरफ है तो मतलब पैरेलल है, ये मतलब एंटी पैरेलल है, पैरेलल एंटी पैरेलल। तो कह रहा है कि बुक वाला इफ वी एंड बी आर पैरेलल आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, देन मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो, मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो, यही बात लिख रहा है। एफ बी लिख रहा होगा, एफ एम लिख रहे हैं हम, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स को एफ बी से लिखना चाहते हो या एफ एम से लिखना चाहते हो, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, तो आपकी मर्जी डी। अच्छा, तो ये 2 पॉइंट्स हो गए जनाब। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या करने वाले हैं कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कब होगी, ये देख लो, इसके ऊपर बात करते हैं। कौन सी फोर्स, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। जो तीसरा पॉइंट चलेगा आपका, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो तीसरा पॉइंट क्या है, एफ एम मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जब 90 का होगा एंगल उस वक्त मैक्सिमम फोर्स भी लगेगी। देख लो, अब ये जो बात की है ना मैंने एंटी पैरेलल पैरेलल, ये आगे समझ जाओ ये बात बहुत अच्छे से कि अगर करंट भी इसी तरह, जब करंट भी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है तो तब भी मैग्नेटिक फोर्स जीरो होती है। शायद मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी, आगे आएगा जब आप टर्निंग इफेक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ ये बातें चलेंगी। तो इसलिए तो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल टू जीरो, नहीं 90, तो तब मैक्सिमम होगी। कैसे, देख लो, अगर मैं कहूँ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कहीं किस तरफ है, अंदर की तरफ है, चार्ज ऊपर मोशन कर रहा है वी, तो बताओ फोर्स किधर होगी, इधर, फोर्स किधर होगी, इधर, 90 है ना एंगल, फील्ड ऊपर फील्ड अंदर, तो उंगलियां अंदर, तो फोर्स इधर, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ से भी बता सकते हो एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी, साइन क्या करेंगे बोलो 90, साइन 91 होता है, इसलिए मैक्सिमम फोर्स होगी, जो कि कितना आ रहा है बताओ, क्यू वी बी के बराबर आ रहा है। लेकिन मैं ज़रा ये डायरेक्शन निकालने वाले तो उसके ऊपर थोड़े क्वेश्चन अपने से दे दूंगा, तो आप थोड़े आदी हो जाओ इस चीज़ के डायरेक्शन निकालने के, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। ये चीज़ समझ आई क्या, डायरेक्शन निकालने के थोड़े आदी हो जाएं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बताओ, क्वेश्चंस कुछ दे रहा हूँ। मान के चलो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स आउटवर्ड है, आउटवर्ड को ऐसे पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। आप दोनों रूल्स लगा सकते हो फोर्स निकालने के लिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट, ये तब सही लगते हैं, मैं बता रहा हूँ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल, जब मैग्नेटिक फोर्स और चार्ज दोनों परपेंडिकुलर हो। ये याद रखें, व्हेन मैग्नेटिक चार्ज, व्हेन वी एंड बी परपेंडिकुलर, देन कौन सा रूल यूज करोगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है डायरेक्शन निकालने के लिए, या राइट हैंड पाम रूल यूज करो, या राइट हैंड पाम रूल यूज करो।
अगर इनके बीच में अदर देन 90 है, परपेंडिकुलर नहीं है, अदर देन 90 या 0 है, व्हेन अदर देन 90 परपेंडिकुलर नहीं है, इफ V एंड B आर नॉट परपेंडिकुलर, तो सिर्फ फिर कौन सा यूज करना है बताओ? राइट हैंड रूल, ये वाला, कल वाला, ठीक है। तो अंगूठा फोर्स बताएगा, तो इसको राइट हैंड रूल बोलते हैं, जो आप दूसरे चैप्टर में पढ़ के आए हो। राइट हैंड रूल वेक्टर वाले चैप्टर में वही वाला यूज़ करते हैं। अब आगे करेंगे, जैसे पीछे किया था मैंने, अदर खाली एंगल था तो V से B को फिंगर को कल करते हैं, यही बात चलेगी। तो यहाँ पे खैर परपेंडिकुलर वाली बात है, तो फिर राइट हैंड पाम रूल। मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, B आउटवर्ड है। कहाँ है? आउटवर्ड। आउटवर्ड को डाट के लिखते हैं, इनवर्ड को किससे लिखते हैं? क्रॉस से, क्रॉस से लिखते हैं। बाहर है और मैं चार्ज को अगर भेज दूँ, चार्ज को भेज दूँ, उधर भेज देते हैं, V उधर है, तो फोर्स किधर होगी बताओ? बाहर है ना, तो मैं आपकी तरफ कर दूंगा। अंगूठा जो है ना करंट बताते, वैसे यहाँ चार्ज का मोशन बताएगा ऐसे, तो फोर्स नीचे, फोर्स किधर होगी? मैग्नेटिक फोर्स नीचे होगी। बात समझ आई? और क्वेश्चन करते हैं जी। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड है। अब चार्ज को मैं कैसे भेज रहा हूँ? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज को मैं नीचे भेज रहा हूँ। चलो ये लो, ये चार्ज है नीचे आ रहा है, तो ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, तो फोर्स उधर। पक गए हो या नहीं पके हो? कच्चे हैं सर, हम कच्चे हैं, ठीक है। तो ऐसे आप डायरेक्शन वगैरह बता सकते हो। बात समझ गए हो कि नहीं? बता समझ गए हो? समझ गए सर। अब आ जाओ 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 आ जाओ। कितने पॉइंट? तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हम इसकी यूनिट्स को लेके करते हैं। तो हम कहाँ पहुँचे थे? मैग्नेटिक फोर्स इक्वल थी QVB के। इसी केस को थोड़ा आगे ही बढ़ा लेते हैं तो बात समझ आएगी। इसी चीज़ को हम आगे बढ़ा लेते हैं तो बात सही समझ आने वाली है। इसी को हम थोड़ा आगे मज़ीद फर्दर लेके जाते हैं तो और सही समझ आएगी। देखना, FM यूनिट वगैरह निकलती है इसके। तीसरा पॉइंट था तो चौथा पॉइंट बनेगा। FM किसके इक्वल था? QVB के। तो यहाँ से अगर B अलग कर दें तो क्या होगा? F डिवाइड बाई QV हो जाएगा। समझ गए? QV डिवाइड हो जाएगा, तो मैं ऐसे ही लिख दिया, पलटा के लिख दिया। पलटा के समझते हो? इधर आता था लेकिन एक दफ़े ही पलटाया इसको मैं। तो बी की यूनिट वगैरह देख लेते हैं जनाब, यूनिट वगैरह पूछते हैं तो बी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड है। इधर यूनिट बताओ न्यूटन, चार्ज की यूनिट बताओ कूलम, वेलोसिटी है जी तो क्या होगा? मीटर बाई सेकंड। इसको ऊपर ले जाओ, क्या बनेगी? न्यूटन सेकंड कूलम मीटर। यहाँ तो ये आ गई इसकी यूनिट, ये भी यूनिट हो सकती है। लेकिन सर आपने पीछे कुछ और बताया था, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू BIL। तो यहाँ से B की क्या होगी? F डिवाइड बाई IL। तो B इक्वल टू F की यूनिट न्यूटन, एम्पियर, मीटर। तो वहाँ तो वो नहीं है। हाय हाय, ये क्या हो गया? ये दोनों इक्वल हैं, ये भी यही होता है, न्यूटन सेकंड कूलम मीटर। ये भी यही बन सकता है। कैसे बनता है? आराम से देखना, ये वाली बात नहीं, ये तो बात पता थी आपको। F के लिए N, I के लिए एम्पियर, L लेंथ मीटर। तो यहाँ से ये बात देख लो, सेकंड को मैं नीचे ले आऊँ, वापस से ऊपर लेके गया था ना, यहाँ थर्ड से ऊपर लेके गया था, तो आप इसी को आप S को इसके नीचे भेज दो। यहीं से, यहाँ से गया था ना, S कहाँ से गया था? M के नीचे से चला गया था, मीटर पर सेकंड इधर था। समझ गए? तो क्या कर सकते हैं, इस साइड को देख लो, कूलम के नीचे सेकंड ले जाओ। कूलम सेकंड किसके इक्वल होता है? चार्ज करंट की यूनिट क्या है? Q बाई T है। तो Q के लिए क्या होता है? कूलम। T के लिए क्या होता है? सेकंड। कूलम सेकंड, यही क्या होगा? एम्पियर के बराबर होगा। यही क्या होगा? एम्पियर। तो इसको एम्पियर लिख सकता हूँ, न्यूटन एम्पियर मीटर। तो यही और यही सेम यूनिट एक तरह से। बात समझ गई हो कि नहीं समझे हो? तो यहाँ तक थे जी हम पॉइंट्स को लेके। अब अगर एंगल बिटवीन V एंड B, V और B के बीच में एंगल जो है ना अदर देन 90 हो, 0 हो, 180 हो, इसके अलावा एंगल हो, खाली थीटा एंगल हो, तो उस वक्त क्या होगा वो देखते हैं। बने रहें बने रहें बने रहें। बोर हो गए सर लेक्चर, रेस्ट चाहिए हमें। कैसे रेस्ट है? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं। तो व्हेन, नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट देख लो, पॉइंट 4 था 5 में क्या करेंगे? व्हेन
थीटा बिटवीन वी एंड बी इज अदर देन किससे, अदर देन 90, 0 एंड 180 और 180 इससे अलग हो तो तब कैसे होगा एंगल, तब कैसी होगी फोर्स, ये देखना चाहते हैं। समझ गए कि नहीं समझे? इसके लिए आपकी बुक में ली हुई ये चीज़ें बड़ी आसान दी हुई है, वैसे है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं, लेकिन यहाँ बड़ी आसान दी हुई है, उन्होंने आसान रखा हुआ है। कैसे आसान रखा हुआ है? मान ले हमने 3 एक्सिस ले लिए, एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस, एक है जेड एक्सिस। ये आपका एक्स है और ये वाई होता है और ये जेड होता है, बाहर ना, ये पता है ना 3 एक्सिस होते हैं। हमने एक्स एक्सिस के अलांग हमने ली क्या, मैग्नेटिक फील्ड ले ली। वाई एक्सिस में के अलांग कुछ भी नहीं लिया अभी के लिए। तो अब ये वेलोसिटी है, इस वाई एक्सिस को थोड़ा लंबा कर देते हैं, टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया, थोड़ा बढ़ा दिया। अब ये v वेलोसिटी है, इसका एंगल है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ नीचे, b मैग्नेटिक फील्ड है, उधर आगे भी बना दिए मैंने। अब मैंने क्या करना है कि इस चार्ज के दो वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे। ये बात जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हैं सर, क्यों नहीं। ये वेलोसिटी के कंपोनेंट होगा v पैरेलल कंपोनेंट। तो पैरेलल को मैंने यहाँ बताया था इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं पैरेलल को, जिसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कहा जाता है। और v परपेंडिकुलर को कैसे करते हैं, परपेंडिकुलर को कैसे करते हैं बताओ, परपेंडिकुलर कंपोनेंट को कैसे करते हैं? पैरेलल को इस तरह करते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल भी बोला जाता है। v परपेंडिकुलर, इसको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी कह सकते हैं। तो ये जो कंपोनेंट है ये v पैरेलल है, और यहाँ इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, यानी कि v परपेंडिकुलर होगा। इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स होंगे। अब इसके लिए क्या करना है जनाब, इस चार्ज ने मूव भी करना है क्या? यस सर, मूव तो करेगा। अब देखें कैसे करेगा। अब ये चीज़ बताऊंगा, क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट जो है ना वेलोसिटी का, ये b के साथ है। जब मैंने कहा था ना v और b पैरेलल हो तो चार्ज सीधा ही जाता है, उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाता। मतलब ये v पैरेलल कंपोनेंट जो है ना इस चार्ज को मूव करवाएगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। v पैरेलल मूव करवाएगा, मूव चार्ज ये मैंने लिखी हुई है उसमें नोट्स में, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो जब भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट और वेलोसिटी होते हैं, ये आगे पढ़ेंगे, मैं पीछे बात बताना थोड़ा भूल गया, कि जब वेलोसिटी और चार्ज मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उस दौरान चार्ज सर्कुलर मोशन करता है। अभी बताऊंगा। v परपेंडिकुलर विल मूव चार्ज इन परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इन कैसे लेके जाएगा? v परपेंडिकुलर जो है ना मूव कर रहेगा चार्ज को किस डायरेक्शन में? इन सर्कुलर, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन करवाएगा। v परपेंडिकुलर मूव चार्ज इन सर्कुलर मोशन, चार्ज को सर्कुलर मोशन में मूव करवाएगा, अपवर्ड लेके जाएगा तो इससे मूव करवाएगा। ये आगे हम पढ़ेंगे, जरा इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है इसी के ऊपर, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे कैसे सर्कुलर होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है, जिसकी वजह से ये सर्कल में घूमता है। ये अगले लेक्चर में बात होगी। ये घुमाना चाहेगा चार्ज को, चार्ज को क्या करना चाहेगा? घुमाना चाहेगा। अब कैसे घुमाता है सर? ये वाला कंपोनेंट। तो मैंने कहा अगर कोई फील्ड हो इनवर्ड, मान के चलो, बस हल्का हल्का बता रहा हूँ, अब कंफ्यूज हो गए फिर कैसे घुमाता है। अब अगर कोई चार्ज मैं ऐसे भेज दूंगा, फील्ड की कैसे है? परपेंडिकुलर है, v ये v की डायरेक्शन, तो फोर्स ऊपर लगेगी, यहाँ ऊपर लगेगी। ये डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर डायरेक्ट नहीं जाएगा। अब लगने से इसकी थोड़े अंदर वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी का मतलब है कि ये कोशिश करेगा कि मैं थोड़ा इसको एकदम ऊपर लग रहे तो एकदम ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा अपोज करेगा, अपोज करते करते वो टेढ़ा सा होगा, टेढ़ा जाएगा, टेढ़ा होके जूं ये सीधा होगा, फिर देखो v इधर है तो फोर्स इधर लगेगी अंदर, लेकिन अंदर होने के बजाय फिर ये टेढ़ा टेढ़ा होगा थोड़ा सा,
फिर इधर सीधा हो गया, उस तरफ जाएगा। देखो फोर्स लगने के बाद फौरन ये अंदर नहीं आता, थोड़ा अपोजिशन ये दिखाता है, थोड़ी अपनी बदमाशी दिखाता है। मोशन है तो इसके अंदर इनर्शिया है, टेंडेंसी है कि ये रुकावट दे दे, एकदम ना जाए उस तरफ, तो थोड़ा टिल्ट होके इधर जाएगा। जी यहाँ सीधा होगा तो नीचे फोर्स लगेगी, लेकिन फिर ये अपना टेढ़ा पंच शो करेगा, भाई मैंने टेढ़ा होके जाना है, सीधा नहीं जाना, तो फिर ये इस तरह टेढ़ा होगा। तो इस तरह ये गोल गोल घूमता रहता है। तो एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट जब भी परपेंडिकुलर होगा तो ये इसको सर्कुलर मोशन में करवाना चाहेगा और ये सीधा लेके जाना चाहेगा। तो चार्ज बेचारा बीच में ये है, चार्ज यहाँ यहीं पे ही है, चार्ज यहीं पे भी है, ये कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये अपने लिए एक ऐसा रास्ता ढूंढेगा जो आगे भी जाए और गोल गोल भी घूमे, जो आगे भी जाए और गोल गोल भी घूमे। तो उस तरह के रास्ते को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बुक में बना हुआ है, बोलो, हेलिकल पाथ। उस तरह के रास्ते को क्या कहा जाता है? हेलिकल पाथ। तो ये ऐसा रास्ता इख्तियार करेगा, गोल गोल भी घूमेगा और आगे आगे भी जाएगा। तो ये इसलिए आगे आगे जा रहा है। तो ड्यू टू, यानी कि इन दोनों कंपोनेंट्स की वजह से, तो ये चार्ज जो है ये हेलिकल पाथ में मूव करेगा। ये मैंने लिखा हुआ नोट्स में, ठीक है। एज ए रिजल्ट चार्ज विल मूव इन अ हेलिकल पाथ। तो इसको हेलिकल या स्पाइरल पाथ कहते हैं, हेलिकल पाथ या स्पाइरल भी कहते हैं, हेलिकल पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो समझ गए हो? सर डरा दिया, समझ गए? यस। तो इसके अंदर वैसे बहुत वो हैं, यहाँ पे चीज़ें बहुत काफ़ी सारी मुश्किल है, लेकिन इन्होंने ऐसा दिया हुआ है तो ऐसे देंगे। लेकिन इसके अंदर काफ़ी मैथमेटिकल इक्वेशन भी बनती है कि हम बता सकते हैं कि ये आगे कितना गया है, ये बता सकते हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन बुक में नहीं है तो इसलिए नहीं करवा रहे। बुक में जस्ट पाथ कर दिया तो पाथ मैंने समझा दिया। हो सके अगर बोर्ड वगैरह में दे दें, इस दफ़ा नहीं, इस दफ़ा आप लोगों को टाइम कम है, अब ये चीज़ें कराएं तो वीडियो भी लेंथी जाएगी। अगर बोर्ड में आ गया बिलफर्ज तो आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, अपकमिंग लेक्चर्स में आप पढ़े ना पढ़े कोई और पढ़े तो उनके लिए ज़रा हम ये डिटेल में बता देंगे। अभी डिटेल बताने का फ़ायदा नहीं है, सही है। तो ऐसे ही पाथ समझाना था, पता समझे, बुक में साइड में दिया हुआ यार, कोपचे में करके साइड पे, तो इसलिए वहीं से देख लें। अब एक है जी परपेंडिकुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल। इसके बाद उन्होंने एक नीचे डायग्राम दी है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हम वही एक्सप्लेन, रूल्स हम पढ़े हुए हैं तो आसान रहेगा आपके लिए, जाहिर सी बात है आसान रहेगा। बस ख़त्म कर चुके हैं, अभी हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो। तो क्या है परपेंडिकुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल। तो उन्होंने मेरे नोट्स में बड़े अच्छे करके बनाया है, अब यहाँ पे ऐसे ही बनाऊंगा। यहाँ पे कोई नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, ये छोटे छोटे बना दिए, चलो गुजारा कर लो। यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, छठा पॉइंट, परपेंडिकुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल। ये मैग्नेटिक पोल ही है ना। अब यहाँ से अपवर्ड मोशन करवाना है चार्ज को। यस, कैसे? ये चार्ज है, इसको मोशन अपवर्ड है, v अपवर्ड है। फील्ड किधर है? इधर है। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तुम बोलो फील्ड किधर होगी? इस तरफ। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो चार्ज ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स किधर? बता सकते हो फोर्स किधर होगी? बताओ। चार्ज ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, चार्ज ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो फोर्स अंदर होगी। लेकिन बुक वाले ने बाहर दी हुई है। तो बुक वाले ने क्या किया है, सियाना है ना, उधर नॉर्थ पोल रखा है उधर नॉर्थ पोल रखा है, नॉर्थ पोल इधर है, ताकि फोर्स बाहर लाने के लिए उसने ऐसा किया हुआ। कंफ्यूज मत हो, आप ऐसे भी बना सकते थे, आप ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन बुक वाले की लाज रखेंगे, बुक वालों की या बुक वाले, आपकी बुक है ना, इसलिए हम बुक, आपकी बुक में ऐसा दिया हुआ है, नॉर्थ उधर है, साउथ इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। अब बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये रूल भी लगा सकते हैं, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हैं, ये रूल लगाते हैं। चलो, दोनों लगाए हुए हैं उधर, डायग्राम में देखो तो गौर से। तो ये इस तरफ है, चार्ज का मोशन ऊपर है, तो फोर्स बाहर होगी, तो बाहर को मैं थोड़ा इस तरह रिप्रेजेंट करूँगा, टेढ़ा करके, तो ये मैग्नेटिक फोर्स होगी, सही है। तो ये या ऐसे कर लो, या इस तरह डाट करके बोलो बाहर है, ये भी कर सकते हो।
अब फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल से आ जाओ, बाहर आ जाए ना, ये एफ बी आई है, तो आई ऊपर है, एफ उधर है, तो ये बाहर आ रहा है, देख ले। अब इस रूल के लिए आप ऐसे होके नहीं जाना, इसको ऐसे ही करके निकालना होगा, ऐसे होके जाओगे गलत हो जाओगे, समझ गए हो। तो क्वेश्चन सर क्वेश्चन रहते हैं, ठहरे क्वेश्चन बनते हैं तो करवाता हूँ, नहीं तो छुट्टी है। तो अब देखें जी, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, वो हम कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये असाइनमेंट का है, असाइनमेंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है प्रूव दैट मैग्नेटिक फोर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये साबित करो मैग्नेटिक फोर्स जो है ना वो जिम्मेदार नहीं है किस चीज़ के, आपके वर्क डन के चार्ज पार्टिकल के ऊपर जब सर्कुलर पाथ में। देखो प्रूव दैट मैग्नेटिक फोर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, मैग्नेटिक फोर्स जो है ना रिस्पॉन्सिबल नहीं है किस चीज़ के, वर्क डन के। अगर कोई चार्ज सर्कुलर पाथ में मूव करे, चार्ज पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ इन मैग्नेटिक फील्ड में, देखिए अगर मैग्नेटिक फील्ड हो और उसमें चार्ज को परपेंडिकुलरली छोड़ दिया जाए, तो उस चार्ज की वेलोसिटी मैंने कहा था इस तरह सर्कुलर होती है, पीछे बात की थी ना, सर्कुलर घूमता है, तो मतलब यहाँ इस दौरान वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फोर्स किधर होगी, परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी के। जिधर वेलोसिटी होती है उस तरफ डिस्प्लेसमेंट भी होगा, v इधर है तो d भी इधर होगा, vd। तो फोर्स किधर आती थी, इससे ऐसे रख दिया, तो हमको आपने चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन में रख दिया, फील्ड अंदर है तो फोर्स अपवर्ड है, तो फोर्स ये है मैग्नेटिक फोर्स। इसी तरह इधर आ जाओ, इधर ड्रा करते हैं, v इधर है तो dv इधर है, तो फोर्स अंदर होती थी, मैं पीछे बता चुका हूँ, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ठीक है। यानी कि डिवरिंग क्या है, सर्कुलर मोशन, डिवरिंग जब सर्कुलर मोशन हो रहा हो, सीएम हो रहा हो, सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो डी जो है ना, वी या कह लें डी कह लें या वी कह लें, परपेंडिकुलर होता है किसके, मैग्नेटिक फोर्स के। तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। कैसे जीरो होगा, सोचो, मैं पीछे वर्क वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, या आपने पढ़ा होगा कि अगर सेंटीपिटल फोर्स को देख लिया तो वो उसका वर्क डन भी जीरो होता है, क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 का होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ होगा। फिर आप कहते थे वर्क डन इक्वल टू एफ एस या एफ डी कर लो, एफ डी कास क्या करेंगे 90। तो यहाँ पे भी V और D, V अगर परपेंडिकुलर है किसके साथ, मैग्नेटिक फोर्स के साथ, तो D भी क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, तो इसका मतलब है cos 90 आना है। तो सिंस आप लिख सकते हो, अंग्रेजी थोड़ी लिख देना, वर्क डन इक्वल टू एफ डी cos 90 कर देंगे, 90 का एंगल है, तो वर्क डन इक्वल हो जाएगा एफ डी इंटू cos 90 क्या होगा, जीरो, तो वर्क डन विल बी जीरो। इसलिए ये शो कर दिया हमने कि मैग्नेटिक फोर्स से सर्कुलर मोशन के अंदर वर्क जीरो होता है, बाकी का इसमें होता है। खैर यहाँ पे इफ चार्ज पार्टिकल इंटर एट 60 डिग्री, मैंने कहा था अगर चार्ज पार्टिकल जीरो से इंटर होता है, जीरो फोर्स है, 180 से इंटर होता है जीरो फोर्स है, 90 से इंटर होता है मैक्सिमम फोर्स लगती है, और वो सर्कुलर मोशन करता है, यही पढ़ा है हमने। लेकिन मैंने कहा था अदर देन 0, 90, 180 इनके अलावा कोई एंगल हो तो उस टाइम पे जो मोशन है चार्ज का वो हेलिकल होता है, पढ़ा था डिटेल में। तो एलिप्टिकल होगा, स्ट्रेट होगा, हेलिकल होगा, तो बोलोगे हेलिकल होगा। सर्कुलर कब होता है, पाथ बताओ कब होता है, जब परपेंडिकुलर हो। सही है, सही है सर। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग, अब ये आगे कोई न्यूमेरिकल है लेकिन एमसीक्यूज है, ये आपका बुक का एमसीक्यूज है, ये भी एमसीक्यूज था ऊपर वाला भी, ये बुक वाली चीज़ें ही करवा रहे हैं। देख लें, एक है क्या, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ये है, v कितना है 3 × 1 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे चलो, मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, कैसे पता चला, आगे टेस्ला लगा हुआ है, टेस्ला लगा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई 5.4 10⁻⁻5 टेस्ला है, ये भी आ चुका। अब पार्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, अब फोर्स भी बता दिए, ये न्यूटन में होगा, फोर्स भी बता दिए, कितनी फोर्स है बताओ, 8.1 × 10⁻17 न्यूटन है। तो बता क्या रहा है, द चार्ज पार्टिकल इज क्यू क्या होगा, ये पूछा है, तो आसान है, आसान है, कैलकुलेटर आपके पास हो जाना चाहिए। एफ इक्वल होगा किसके, क्यू वी बी के, है ना, एफ किसके इक्वल है, क्यू वी बी, क्यू चाहिए तो क्यू किसकी इक्वल होगा, एफ बाई
बी वी या वी बी उधर चला जाएगा। तो एफ कितना है अभी निकाले थे 5.4 10 की पावर -5 रखिए, ये नहीं है, ये नहीं है। एफ क्या है फिर, ये 8.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -17 है। नीचे जाओ, v की जगह क्या लिखूं, ये 3.1 10 की पावर 5, b की जगह क्या लिखें 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। 10 की पावर्स के साथ मत छेड़ो, सबको ऊपर ले जाओ, यानी 8.1 और नीचे इन दो को मल्टीप्लाई करो, किन को 3.1 5.4 से, इन दो को मल्टीप्लाई करो। 10 की पावर क्या है -17, इसको ऊपर ले जाओ, -5 है ये और +5 है, ये कट जाएगा, -5 + 5 कट जा सकता है। तो इन दो को डिवाइड करो, इन दो को मल्टीप्लाई करें, इसको डिवाइड करो और वो आपका आंसर होगा। इसमें शायद आपका ऑप्शन डी आता है बुक में जो है। आगे चलो, ए प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग अ सोलेनॉइड। एक प्रोटॉन है, मूव कर रहा है कहाँ पे, सोलेनॉइड में, सोलेनॉइड के एक्सिस में मूव कर रहा है। सोलेनॉइड जानते हो क्या होता है सर, आगे आए, अभी हम नहीं पढ़ेंगे, आगे आगे आएगा सोलेनॉइड, लेकिन आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, उस बेस पे आ जाओ पुराने नॉलेज की बेस पे आ जाओ। ये सोलेनॉइड होता है जब कॉइल को इस तरह रैप किया जाता है। अब ये कोई सोलेनॉइड है मान के चलो, फिर ये इंडक्टर भी बन जाएगा, सोलेनॉइड है। अब सोलेनॉइड की क्या बात होती है कि ये यहाँ से करंट छोड़ते हैं और करंट निकलता है, एक नॉर्थ पोल बनता है, एक साउथ पोल बनता है, तो इसके एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है। बात समझ आई कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्सिस के अलोंग होती है। अब ज़्यादा नहीं आपको बताऊंगा, एक्सिस अंदर फील्ड बनाता है और बाहर भी फील्ड बनाता है, इस तरह पढ़ा है ना, कुछ याद है। अब ये आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। अब किसी चार्ज को हमने ऐसे भेज दिया, क्यू चार्ज को एक्सिस में भेज दिया, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही चार्ज भी जा रहा है। तो इसने पूछा है फोर्स कहाँ पर होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी, बाहर अंदर होगी, या कोई फोर्स नहीं होगी, कोई फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मतलब दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो इसका मतलब क्या है, फोर्स, नो फोर्स एक्ट्स, कोई फोर्स नहीं लगेगी इस दौरान। सही है। अब जरा मैं आगे क्वेश्चन है और है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो चलिए जी, अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये वाला, व्हेन द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। कब मैक्सिमम होती है पता है ना, मैं यहाँ पे जस्ट बता रहा हूँ, पीछे मैंने नोट्स में ये बात की हुई तो वहीं से लिख दो। एक केस था मैक्सिमम वाला, एक केस था मिनिमम वाला। मैक्सिमम के लिए देखें, मैक्सिमम तब होगी व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये बात लिख दोगे। और मैथमेटिकल लिखना है तो इस तरह F इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 करके, और अगर डायग्राम बनाएं तो वो सर्कल बना दो, बनाया हुआ है। नेक्स्ट चलो, दूसरी मैक्सिमम के आगे मिनिमम कब होगी, मिनिमम के लिए तब होगी, बात याद रखें, एंगल 0 हो मिनिमम, एंगल 180 हो मिनिमम, इस तरह पुट कर दो यहाँ पे भी साइन के अंदर, तो मिनिमम वाली कंडीशन आ जाएगी। सही है। तो इसलिए ये फ़ायदा होता है लेक्चर्स के एंड में, ये क्वेश्चन करवाने का फ़ायदा बहुत होता है। एंड में मैं इसलिए करवाता हूँ क्योंकि अगर ये किसी और बोर्ड का बच्चा देख रहा है तो वो सिर्फ टॉपिक देखने के लिए आए तो वो शुरू वाला देख ले, क्वेश्चन के लिए आना है तो आगे आ जाए। अब देखो लास्ट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और द काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज नहीं होती काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि वर्क डन 0 होता है। आपने पढ़ा है इसका आंसर, ये पिछले वाला चैप्टर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है या वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा हुआ है, उसमें वर्क वाले चैप्टर में वो क्या कहता था, आप लिखोगे आंसर इसका, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन, टोटल वर्क डन या वर्क डन बाय एनी फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। पता है ये बात? नहीं पता सर, नहीं पता, वो लेक्चर नहीं देखा है। तो वर्क में जितना भी, बस फार्मूले याद रखो, आसान है, बाकी सीखा हुआ है, ज़्यादा उसमें ना जाओ, देखना है तो जाके वीडियो में देख लें पीछे। वर्क डन बाय एनी फोर्स, कोई भी फोर्स, यहाँ मैग्नेटिक फोर्स ये एक ही है, तो वहाँ यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स Fm होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बताओ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिख सकते हैं, ऐसे जवाब देना है। तो आप लिखोगे अपने एग्जाम्पल पे, यहाँ पे साइड पे इसका वर्क 0 आता है, ऊपर प्रूफ भी कर देना क्या जाता है, प्रूफ कैसे करोगे, एफ डी कास 90 कर दोगे, एफ एम कास 90, इससे बोलोगे कि वर्क डन 0 होता है। तो यहाँ जब 0 पुट करोगे, इस तरफ काइनेटिक एनर्जी क्या है फाइनल, इधर क्या है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। जवाब है ये, जवाब है। सारी कहानियाँ लिखने से अच्छा है ये इस तरह लिख दो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इस तरफ ले आओ तो फाइनल उधर रह जाएगा, तो इक्वल आ गया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल और इनिशियल इक्वल है, तो इसलिए बोल दोगे
कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होती। नीचे ये बात ठोक देना। कैसा है आंसर? पसंद आया? लेक्चर्स कैसे हो रहे हैं पसंद? तो आप लोगों को बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा।